ये क्या है? ये बारात है बेटी। बारात? बारात क्या होती है? दूल्हा जब अपने लिए दुल्हन लाने जाता है तो उसे बारात कहते हैं। दुल्हन? हाँ, दुल्हन। जब लड़की का ब्याह होता है तो वो दुल्हन बनती है और उसका दूल्हा उसे ब्याह ले जाता है। क्या मेरा भी ब्याह होगा माँ? हाँ, तेरा भी ब्याह होगा। तो मेरा दूल्हा कहाँ है माँ? तेरा दूल्हा वो उधर देख, वो मंदिर में। वो तो गिरधर गोपाल है माँ। हाँ, वो गिरधर गोपाल ही तेरा दूल्हा है। बस मीरा के मन में गांठ बंध गई और गठजोड़ हो गया। मीरा कृष्ण के रंग में ऐसी रंगी कि नित नए गीत रचकर अपने गिरधर गोपाल के गुण गाने लगी। मारारी गिरधर गोपाल, मारारी गिरधर गोपाल, दूसरा न कोया। मारारी गिरधर गोपाल, दूसरा न कोया, दूसरा न कोया, दूसरा न कोया, सारा सकल लोक जोया, दूसरा न कोया, मारारी गिरधर गोपाल। माया छाड्या बंधा छाड्या, छाड्या सगा माया छाड्या बंधा छाड्या, छाड्या सगा साधु संग बैठ बैठ, साधु संग बैठ बैठ, लोक लाज खोया, मारारी गिरधर गोपाल, दूसरा न कोया, मारारी गिरधर गोपाल। विवाह के बाद भी मीरा ने ये नाता नहीं तोड़ा। पहले तो उनके पति ने विरोध किया, लेकिन बाद में उनकी भक्ति देखकर भोजराज ने मीरा को कुंभ श्याम मंदिर में समय समय पर साधु सत्संग में जाने की अनुमति भी दे दी। लेकिन मीरा के विवाह के 10 वर्षों के अंदर ही उनके पति भोजराज और ससुर राणा सांगा का देहांत हो गया। मीरा के देवर विक्रमादित्य और ननद उदा ने लोक लाज का वास्ता देकर उन्हें दुख देना शुरू कर दिया। भाभी, तुम्हें लोक लाज का कुछ भी ध्यान नहीं? यह सूर्यवंशी सिसोदियों का कुल है। पता भी है कैसी कैसी बातें हो रही हैं तुम्हें लेकर। साधुओं की संगत कब से अधर्म हो गई जीजी? मीरा, मीरा, तू अब विधवा है। तुझे पराये पुरुषों के बीच बैठकर ये सब गाना वाना शोभा नहीं देता। जब तक मेरे गिरिधर गोपाल हैं, मीरा विधवा कैसे हो सकती है? जब बीरम देव को मीरा पर हो रहे अत्याचारों की खबर मिली तो उन्होंने मीरा को वापस मेड़ता बुला लिया। गढ़ से तो मीरा माई उतरी, करवा दीनो साथ, गाँव तो छोड़ो मीरा, मेढ़ तो पुष्कर धामा जाए। लेकिन मीरा का मन महलों से उचट चुका था। अंत
में उन्होंने मेड़ता के महल भी त्याग दिए और वृंदावन होते हुए द्वारका की राह ली, जैसा कि उनके गिरधर गोपाल ने किया था। मेरो मन लाग्यो हर के नाम रहस्या सारा किसा राणा जी उठी भेजा देखो मीरा बाई राणा जी तो मीरा तक पहुंच गए लोग तो। लोगों का मानना है कि मीरा के जाने के साथ ही चित्तौड़ की किस्मत भी साथ छोड़ गई। मेवाड़ में भारी उथल पुथल। राणा सांगा के बाद उनके मंझले बेटे विक्रमादित्य ने गद्दी संभाली, लेकिन राणा विक्रमादित्य को राजकाज की समझ नहीं थी। सरदारों में असंतोष बढ़ने लगा। राणा सांगा के तीसरे बेटे कुंवर उदय सिंह अभी छोटे थे। इसी का फायदा उठाकर राणा सांगा के भतीजे बनवीर ने गद्दी हथियाने के लिए साजिश रची। लेकिन मेवाड़ में त्याग और बलिदान की कमी न थी। कुर्बानी देने वालों में नारियां भी पीछे न थी। ऐसी ही एक वीर नारी थी छोटे कुंवर उदय सिंह की धाय पन्ना। पन्ना धाय। पन्ना पन्ना, अरे ये शोर कैसा है बारे? गजब हो गया पन्ना धाय, गजब हो गया। बनवीर ने हुकुम की हत्या कर दी। हुकुम की? हाँ। राणा जी की? अपने राणा विक्रमाजीत की? हाँ। अब वो कुंवर जी को ढूंढता घूम रहा है। उसके इरादे ठीक नहीं लगते। इन्हें जल्दी से लेकर भाग। सुनती नहीं रावला से कैसे चीखें उठ रही हैं। अच्छा इधर आ, मेरी मदद कर। मैं कुंवर जी को फलों के टोकरे में लिटाकर ऊपर से पत्तलों से ढक देती हूँ। ठीक है। कुंवर जी की जगह अपने बेटे को लिटाकर चादर उड़ा देती हूँ। बनवीर को क्या पता चलेगा? रावला की हड़बड़ाहट का फायदा उठाकर तू ये टोकरा लेकर किले के बाहर निकल जा। मैं तुझे वहीं मिलूंगी। कहाँ है छोटा कुंवर? क्यों पन्ना, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी सो रहे हैं। क्या काम है? काम? काम तो कुंवर सही है। किधर सोया है? वो रहे लो फिर अपने रास्ते का रहा कांटा भी साफ कर देता। लो हो गया काम तमाम। अब मुझे निष्कंटक राज करने से कौन रोक सकता है? राजकाज मर्दों का काम है, इन बालकों और बाल बुद्धि वालों का नहीं। चलो अब हमारी आन की दुहाई फिरवा दो। धन्य है पन्ना धाय, धन्य है उसका बलिदान। पन्ना धाय ने अपने कुल के चिराग की बलि देकर मेवाड़ की ज्योति को बुझने से बचा लिया। बड़े होने पर राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन मेवाड़ में राणा सांगा के बाद जो उथल पुथल हुई थी उसे दुरुस्त करने में उन्हें कई साल लग गए। इस बीच अकबर की नजरें भी चित्तौड़ पर पड़ चुकी थी। मालवा के सरकश सुल्तान बाज बहादुर को सबक सिखाने के लिए दिल्ली से कूच किया था और यहाँ धौलपुर में मुकाम किया है। लेकिन अब हमें अपने इरादों में तब्दीली करनी होगी। हम मालवा से पहले चित्तौड़ को फतेह करेंगे। वह किस कारण जिले इलाही? हमें खबर मिली है कि बाज बहादुर ने मालवा से भागकर चित्तौड़ के राणा उदय सिंह के यहाँ पनाह ली।
लगता है मेवाड़ के राणा को अपनी ऊंची पहाड़ियों और मजबूत किलों पर बड़ा गुरूर है। उसे सबक सिखाना है। चित्तौड़ को अपनी ताबेदारी में लिए बगैर हमारी बादशाह मुकम्मल ना होगी। राणा उदय सिंह ने अपने सभी सरदारों और राजकुमारों से सलाह की। राव जयमल, कुंवर शक्ति सिंह ने हमें बता दिया है कि बादशाह अकबर का इरादा हमें अपने दरबार में आने के लिए विमर्श करना है, लेकिन हम अपनी आन को मुगल बादशाह के हाथों गिरवी रखने के बजाय कट मरना पसंद करेंगे। पृथ्वीनाथ, हम सब भी अपने रक्त की अंतिम बूंद तक आपके साथ हैं। राव पत्ता जगावत, प्रश्न ये है कि दिल्ली की बादशाही फौज की टक्कर कैसे ली जाए? अन्नदाता, खबर है कि बादशाह अकबर खुद अपनी फौज के साथ हैं और मांडरगढ़ पहुंच चुका है। राणा जी, ज्ञानियों ने कहा है कि राज्य का बल है खजाना और राजपूत भी। गुजराती बादशाहों के हमलों से खजाना भी कट गया है और राणा बांकुरे भी कम हो गए। आप कहना क्या चाहते हैं? यही राणा जी के बादशाह अकबर से सीधे मुकाबले में बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। फिर पृथ्वीनाथ, अब यही उचित है कि हम लोग किले में रहकर बादशाह का सामना करें और आप महाराज कुमार और रणवास समेत पहाड़ों में चले जाएं। इसी रणनीति के अनुसार राणा उदय सिंह अपने रनिवास और राजकुमारों के साथ मेवाड़ की दक्षिणी पहाड़ियों में चले गए। किले की सुरक्षा का भार जयमल, पत्ता, ठाकुर डूडिया सांडा, रावत साहिब खान चौहान और ईसर दास जैसे सरदारों पर आया, जिनके साथ 8000 वीर राजपूत भी किले के भीतर मौजूद थे। उधर अकबर ने 23 अक्टूबर सन 1567 को चित्तौड़ से 3 कोस दूर नगरी में डेरा डाला और चित्तौड़ के मुहासरे की तैयारियां शुरू की। मोर्चाबंदी के बाद बादशाही लश्कर के सिपाह सलारों ने किले के चारों तरफ से हमले शुरू किए। मगर वो किले की या जख्मी होते तो अंत में अकबर ने चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ 2 सुरंगें लगाना तजवीज किया। दौड़ो दौड़ो, चित्तौड़ी बुर्ज की तरफ 2 जगह सुरंगों से किले की दीवार टूट गई है। किसी को अंदर मत आने दो। रुई, तेल, लकड़ी और कपड़ा जलाकर दुश्मन को आने से रोको। राजपूत रणबांकुरों ने अकबर के सैनिकों से जमकर मुकाबला किया। हमला रोक दिया गया और रात भर में किले की दीवार फिर से खड़ी कर दी गई। लेकिन एक दिन किले में खाने पीने का सामान खत्म हो गया। साईदास जी, किले में अब कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचा है। भूख से मरने से तो लड़ते हुए मरना बेहतर है जयमल। मेरे विचार में अब हम सबको जौहर और साका के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेवाड़ के रणबांकुरों ने सदा की तरह आखिरी संघर्ष की तैयारी की, जिसका अंदाजा बादशाह अकबर को भी हो गया। क्यों शुदा था? किले के अंदर ये कैसी रोशनी हो रही है? हुजूर, ये लगते जौहर। जौहर? जब राजपूत मरने मारने का पक्का इरादा कर लेते हैं तो औरतों और बच्चों को आग के हवाले करके केसरिया बाना पहन लड़ाई में टूट सकते। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोल दिए गए और राजपूतों ने अकबर की फौज पर हमला बोल दिया। हाथी की सूंड में दुधारी खांडे बांध कर बढ़ाओ। अजमत खां, अरे सैनिक है जंग के दूत। एक एक आदमी 50-50 पर भारी पड़ रहा। आखिरकार सब रणबांकुरे लड़ते लड़ते मौत के घाट उतर गए और 25 फरवरी 1568 को किले पर अकबर का कब्जा हो गया। वहां चारों तरफ शमशान का सदृश्य था। मरे हुए सैनिक और जौहर की चिताओं की राख
सब जगह बिखरी हुई थी। किले को जीतने में अकबर को 4 महीने लग गए थे। खुदा के फजल से चित्तौड़ पर हमने फतेह हासिल कर ली है ख्वाजा अब्दुल मजीद आसिफ खां। आप यहीं ठहर कर किले का बंदोबस्त कीजिए। अपनी फतेह की निशानी के तौर पर हम सूरज पोल के दरवाजे, नौबत खाने के नक्कारे और यहाँ की कुल देवी के मंदिर का दीपदान ले जा रहे हैं। पत्ता और जयमल की बहादुरी से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने हाथी पर सवार उनकी विशाल काय प्रतिमाएं बनवाकर आगरा के किले के दरवाजे पर लगवाई थीं। लेकिन चित्तौड़ उजड़ गया। अब वो जगह जो वीरों की हुंकार, तलवारों की खनकार और रानियों की पायलों की झंकार से गूंजती थी, अपनी खामोशी से बीते हुए युग की कहानी बयान करती है। चित्तौड़ एक महान दुर्ग, एक भव्य राजधानी ही नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा भी थी। वो आत्मा जो पराजित होकर भी कभी नहीं मरती, अपनी राख से बार बार उठ खड़ी होती है, चोला बदलकर नए नए रूपों में प्रकट होती रहती है। चित्तौड़ उसी आत्मा का एक चोला था और सदा सदा उसकी याद जिंदा रखेगा। तो